मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. टुडे वी बिगिन विद चैप्टर नंबर 17, दैट इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, विच इज 17 चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी. लास्ट क्लास में तक हमने कवर किया था फर्स्ट ह्यूमन सिस्टम एंड दैट वाज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि किस तरह से जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, वो किस तरह से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड तक पहुंच जाता है. इस ब्लड का ये काम होता है कि इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के एक एक सेल तक लेके जाए ताकि वहां पर उसे बर्न करके और एनर्जी प्रोड्यूस हो. ये जो पार्ट है दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो बहुत सिस्टमैटिकली ये चैप्टर्स जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. सबसे पहले डाइजेशन पढ़ते हैं ताकि हमें पता हो कि एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट सेल के अंदर पहुंचेगा और जो सबसे छोटी यूनिट पहुंचेगी उसका फिर यूज करना ताकि एनर्जी ऑब्टेन हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम खाना भी क्यों खा रहे हैं, एनर्जी गेन करने के लिए. अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो भले ही डाइजेशन हो जाए बट एनर्जी तो मिली नहीं, तो वो किसी काम का नहीं है. सो रेस्पिरेशन मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द ह्यूमंस, कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे जिनको लेकर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है. जैसे दो टर्म्स हैं, लेट मी राइट. वन इज ब्रीदिंग एंड वन इज रेस्पिरेशन. कुछ बुक्स ऐसा लिखती हैं कि रेस्पिरेशन इज लाइक ब्रीदिंग, बट एक्चुअली दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब होता है सांस लेना, जो हम इस समय कर रहे हैं, हर समय करते हैं. बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में जा रही है, दिस इज इनहेलेशन, दैट इज वी आर टेकिंग द एयर इनसाइड. एंड जो भी CO2 रिच एयर है लंग्स के अंदर, उसको हम जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हम उसे बाहर फेंक रहे हैं. ये जो सिंपल सा प्रोसेस है, सांस अंदर लेना, एयर अंदर लेना और एयर बाहर छोड़ना, इसे ब्रीदिंग कहते हैं. और जब ये एयर अंदर जाएगी फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचेगा, फिर वो ब्लड उसको सेल तक लेकर जाएगा, सेल में ऑक्सीजन का यूज होगा ताकि वो उस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्रोड्यूस करे. फिर जो CO2 निकलेगी वो वापस ब्लड से लंग्स तक पहुंचेगी और फिर लंग से वापस उसको बाहर एक्सेल करना. ये जो पूरा प्रोसेस है इसको एक्चुअली हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं. ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में. सो ब्रीदिंग इज actually one of the step involved in the process of respiration. So there are two different terms, हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. दोनों की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं. So now what is breathing? Breathing is simple inhalation, that is taking in of. क्या अंदर ले रहे हैं? बाहर से जो एटमॉस्फेयर में एयर है. So taking in of atmospheric air into lungs. And जो बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रही है, अभी हम देखेंगे, वो लंग्स से बाहर फेंकना. सो एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ CO2 रिच. और ये कहां है ये एयर? लंग के एल्वियोलाई में. हम पढ़ेंगे लंग की सबसे छोटी यूनिट alveolar air, that is expelling out of CO2 rich alveolar air. कहां पे? back into the atmosphere. This is known as breathing. So breathing में दो प्रोसेसेस है, अंदर ले रहे हैं यानी इनहेल कर रहे हैं और CO2 rich air को बाहर फेंक रहे हैं यानी एक्सेल कर रहे हैं. This is simple process of breathing. Now let us write down what is respiration. रेस्पिरेशन का एक्चुअली मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट है, मेनली ग्लूकोज, जो अब सेल के अंदर है, तो वो सेल का ईंधन है, सेल का फ्यूल है, उसे बर्न करेंगे और बर्न करके एनर्जी ऑब्टेन करना. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल, जो ईंधन है जिसके थ्रू एनर्जी मिलेगी,
of respiratory fuel which is mainly glucose, respiratory fuel। और क्या एम है हमारा फाइनली, ये सब क्यों हो रहा है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, टू ऑब्टेन एनर्जी। एंड वी नो दैट हम लोग एनर्जी किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। देन इस एनर्जी को हम, जो सेल है वो एक एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूज करेगा। सो टू ऑब्टेन एनर्जी पूछते हैं, रेस्पिरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन एनर्जी। ऑलराइट, इस रेस्पिरेशन को होने के लिए कई सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, लेट अस राइट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। ये पांचों स्टेप स्टूडेंट्स अच्छे से सीरियल ऑर्डर में हमें याद होना चाहिए। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, क्योंकि हम कई बार इसको रिपीट करेंगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड? सबसे पहले हम हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की। लेट मी राइट ह्यूमन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ये, तो हमें पहले ऑक्सीजन अंदर लेनी है। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज ब्रीदिंग। अभी अभी हमने डिफाइन किया है, O2 रिच एयर को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। अब जो एयर लंग्स में चली गई है, जिसके अंदर काफी सारा ऑक्सीजन है, उस एयर को लंग्स के पास जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में मिक्स कर देना, ताकि वो ब्लड उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर सके। सो द सेकेंड प्रोसेस वुड बी, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ गैस। ये जो गैस है, एक्सचेंज ऑफ गैस, जो एटमॉस्फेयर से ली है, उसे लंग और ब्लड के बीच में एक्सचेंज करना है। लंग में जो सबसे छोटी यूनिट है वो एल्वियोलाई होती है, अभी हम पढ़ेंगे, और ब्लड में जो सबसे पतली वेसल होती है वो ब्लड कैपिलरी होती है। तो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में एक्चुअली एक्सचेंज होता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी, दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली गई है, गैसेस चली गई हैं, अब ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करेगा, एक एक सेल तक लेकर जाएगा। सो द थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड, दिस इज द थर्ड प्रोसेस। नाउ जैसे ही ये ब्लड कैपिलरी इस ब्लड को टिश्यू तक लेकर गई, जिसके अंदर सारे टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स, हम पढ़ चुके हैं, तो टिश्यू का है या सेल का है एक ही बात है। जब ये इसे टिश्यू तक लेकर गई तो अब उस टिश्यू में वापस ये ब्लड से जो गैसेस हैं वो टिश्यू में आएंगी, और टिश्यू में जो CO2, क्योंकि टिश्यू में लगातार एक्टिविटी हो रही है, CO2 रिलीज हो रहा है उन एक्टिविटीज के रिजल्टेंट, वो CO2 कहां छोड़ा जाएगा, ब्लड में छोड़ा जाएगा। तो दोबारा से एक्सचेंज हो रहा है, पर अब ये एक्सचेंज कहां हो रहा है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। सो द फोर्थ इज द एक्सचेंज, हम एक एक प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, नाउ दिस एक्सचेंज इज बिटवीन ब्लड, दैट इज ब्लड कैपिलरी, एंड टिश्यूज। एक एक्सचेंज लंग के लेवल पर हुआ है, एक एक्सचेंज टिश्यू के लेवल पर हुआ है। फिर ये जो टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो गया, तो ऑक्सीजन जो है वो मेनली टिश्यू में आ जाएगी, हम देखेंगे, और ये ऑक्सीजन को फिर सेल यूज करेगा एक्चुअली एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। सो द फिफ्थ प्रोसेस इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक्चुअली जो रेस्पिरेशन है, हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेटरी फ्लूइड को ब्रेक डाउन करना ताकि एनर्जी ऑब्टेन हो सके, एटीपी ऑब्टेन हो सके, ये जो एक्चुअल प्रोसेस होगा। सो फिफ्थ इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज यूज ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, कैसे मिलेगी, breakdown of respiratory fuel which is mainly glucose. All right, so these are the 5 steps which are involved in respiration. तब जाके फाइनली रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि ग्लूकोज यूज होगी एनर्जी देने के लिए। नाउ
यहां पर हमने देखा कि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, हमने फाइनल स्टेप में लिखा, यानी इस तरह के रेस्पिरेशन को कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जो सभी हायर एनिमल्स में होता है। बट कुछ लोअर एनिमल्स में जैसे यीस्ट, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इवन ह्यूमंस में भी हमारी जो मसल्स होती हैं, जब वो सीवियरली एक्सरसाइज करती हैं, जब हम नॉर्मल एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं तब तो मसल्स को बराबर ऑक्सीजन मिल रहा है और मसल इस ऑक्सीजन को यूज करके ही एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करती है। बट व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग सीवियरली, यानी एक्टिविटी ज्यादा है सेल की और उसको उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो सेल क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के ही एटीपी प्रोड्यूस करने लग जाता है। या हमारा आरबीसी, हम जानते हैं कि मैमल्स के आरबीसी जो है मैच्योर आरबीसी, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं और उनमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा। बॉटनी में आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल में कि जो ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। हमारे आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी नहीं प्रोड्यूस हो सकती। तो ह्यूमन आरबीसी के अंदर भी कैसा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दैट मीन्स वी विल ऑब्टेन एनर्जी, दो सेल्स विल ऑब्टेन एनर्जी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट देयर आर two types of respiration. Two types of respiration are there. Let us see. इस पे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स। The first one is the मेल, जिसकी अभी अभी हमने बात करी है, जो सब हायर एनिमल्स में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही समझ आ रहा है एरोबिक, एरो, एरो मीन्स एयर, यहां हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। सो यहां पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है इट इज बाय यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो रेस्पिरेटरी फ्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है वो ऑक्सीजन को यूज करके हो रहा है। अब ये इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस होगा, अभी इस चैप्टर में हम उसकी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, वो अलग से सेल्यूलर रेस्पिरेशन में डिटेल्स पढ़ी जाती है। there will be glycolysis, then link reaction, then Krebs cycle, then ETC, electron transport chain, then oxidative phosphorylation। कुल मिला के एंड रिजल्ट क्या होगा उसकी हम बात करते हैं। ग्लूकोज यानी C6H12O6 ऑक्सीजन को यूज करेगा और ऑक्सीजन को यूज करके ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP। कितनी एटीपी, 36 एटीपी, एक्चुअली 38 एटीपी प्रोड्यूस होती है, बट 2 एटीपी जो है वो इस प्रोसेस में यूज हो जाती है। सो नेट एटीपी जो निकलती है वो 36 एटीपी निकलती है। यानी इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि बहुत सारी एटीपी बन रही है, नंबर 1। ऑलराइट, ये आप पढ़ेंगे डिटेल में, हम पढ़ेंगे बाद में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन अलग से चैप्टर है। प्लस हमने देखा कि CO2 रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन यूज हो रहा है। So there is use of oxygen and there is release of CO2। फिर ये CO2 हम वापस लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देंगे और इस CO2 को प्लांट्स यूज करके फोटोसिंथेसिस से वापस से फूड की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इस तरह से जब फोटोसिंथेसिस करेंगे प्लांट्स, तो फिर वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, फिर उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करेंगे, फिर हम CO2 रिलीज करेंगे, फिर वो CO2 प्लांट्स यूज करेंगे। तो ऐसे एक बहुत बढ़िया सा बैलेंस बना रहता है नेचर में। This happens in aerobic respiration. Now, what is anaerobic respiration? So the second type is the anaerobic respiration. Anaerobic यानी इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। So we can say that there will be breakdown of respiratory fuel, but no O2 is used in this process, or we can say it happens in the absence of oxygen। अब ये कहाँ कहाँ होता है, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, यीस्ट में, बैक्टीरिया में। पर्टिकुलरली जो आपको याद होना चाहिए वो एक तो यीस्ट याद होना चाहिए। कौन कौन से एनारोबिक बैक्टीरिया है वो आप मोनेरा किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन में मसल्स जो हेविली एक्सरसाइजिंग मसल्स हैं उन सेल्स में, प्लस आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी, ये 2 पॉइंट्स, और यीस्ट, 3 अपने को अच्छे से लर्न होने चाहिए। आइए देखें, जैसे हम इसमें पहले यीस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट हैपेंस इन यीस्ट?
यीस्ट में फ्यूल तो वही है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन है, ये 2 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक होता है और इससे एक तो बनता है इथाइल अल्कोहल। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन है, यानी C2H5OH। अब 3 कार्बन का कंपाउंड है पायरुविक एसिड, तो 2 कार्बन का तो ये हो गया और 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ऑलराइट, ये दो बनेंगे, देयर विल बी 2 CO2 एंड देयर विल बी 2 दिस थिंग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं इन यीस्ट व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड, एनारोबिक। और ब्रेकडाउन से, रेस्पिरेशन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। दिस हैपेंस इन यीस्ट, CO2 इसमें भी बाहर निकल रही है और साथ में जो ATP है वो बहुत कम जनरेट होती है, दैट इज ओनली 2 ATP। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली क्यों हो रहा है हायर एनिमल्स में, क्योंकि हायर एनिमल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो बहुत एक्टिव है, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें, और एरोबिक रेस्पिरेशन से नेट 36 ATP निकल रही है हर पर मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, जबकि एनारोबिक में ओनली 2 ATP निकल रही है। सो इसीलिए हायर एनिमल्स में नेचर ने एरोबिक रेस्पिरेशन की फैसिलिटी दी है। नाउ व्हाट हैपेंस इन human muscles which are severely exercising and in RBC, क्योंकि RBC में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव या एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता है। क्या होता है इसमें भी ग्लूकोज टूटेगा, बट ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है और इससे 2 लैक्टिक एसिड बनते हैं। इथाइल अल्कोहल नहीं बन रहा है, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। ये दोनों क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लस 2 ATP। ऑलराइट, सो हेंस वी सी दैट देयर आर बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। मेन जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ATP is generated and CO2 is released into the atmosphere, and with the use of oxygen this happens, and anaerobic respiration which occurs in some lower organisms and in human RBC and human muscles which are severely exercising. आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम कुछ और पहले बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन। So now students, let us see some of the respiratory organs which are present in various organisms. हम ऑलरेडी एनिमल किंगडम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं और उस एनिमल किंगडम में हमने देखा था कि अलग अलग फाइलम्स के एनिमल्स किस तरह से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम क्विकली एक बार एक टैबुलेटेड फॉर्म में पढ़ लेते हैं, जैसे serial number, then let us write the respiratory organ which is present, and then let us write the example. अब यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट होगा कि आपने एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो सबसे सिंपल टाइप का रेस्पिरेशन है, अगर आपको याद हो प्रोटोजोआ में जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, फ्लैटवर्म्स, इनमें हमने क्या पढ़ा था, ये सब एक्वाटिक है, पानी में रहते हैं और अपनी जो इनकी जनरल बॉडी सरफेस है, स्किन नहीं है इनमें डेवलप क्योंकि इनमें ऑर्गन्स नहीं बने हैं, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। O2 बाहर ज्यादा है पानी से, अंदर ले लेंगे सिंपल डिफ्यूजन से, CO2 बॉडी में ज्यादा बन रही है, उसे बाहर फेंक देंगे। सो द फर्स्ट ऑर्गन इज द जनरल बॉडी सरफेस, सिंपल टाइप का, सबसे सिंपल। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए अभी अभी हमने बात करी है। लेट अस राइट प्रोटोजोआ, जिसमें अगर आपको याद हो इसमें यूग्लिना भी इंक्लूड हो जाएंगे, यूग्लिनॉइड्स प्लस पैरामीशियम, फ्लैजिलेट्स, एवरीथिंग। देन पॉलीफेरा, अगर हम मल्टीसेल्युलर की बात करें, देन सिलेंड्रेट्स
एंड फ्लैटवर्म्स, इन सब में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही सिंपलेस्ट टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा था। हम इसकी डिटेल्स नहीं पढ़ रहे, हम ऑलरेडी ये सब कुछ कवर कर चुके हैं एनिमल किंगडम में। नाउ सेकेंड टाइप हम एनालिडा की बात करें। एनालिडा में अर्थवर्म में अपन ने पढ़ा था, इनमें स्किन बन गई और इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है हमेशा, और स्किन के थ्रू गैसेस सिंपल डिफ्यूजन हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो कर जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। सो द नेक्स्ट इज मॉइस्ट स्किन। और जिन एनिमल्स में मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, हम पढ़ चुके हैं कि स्किन के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ये अपने को याद होना चाहिए, और हम पढ़ भी चुके हैं। फ्रॉग, अर्थवर्म हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो इसके क्या हो गए स्टूडेंट्स? अर्थवर्म, दैट इज एनालिडा, एंड फ्रॉग। These are the two examples, important ones. This table is important, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। Now थर्ड, एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोड्स की बात करें। आर्थ्रोपोड्स में मेन सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा में हमने कॉकरोच डिटेल में पढ़ा है, और कॉकरोच में किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है बताइए? ट्रेकियल ट्यूब्स। आपको याद है जो लेटरल वॉल थी काइटिन की प्लेट, प्लूराइड्स, वहां पे छोटे छोटे छेद थे जिन्हें हमने स्पिरिकल्स कहा था, उनके थ्रू एयर अंदर आती है, और डायरेक्ट एयर, कोई ब्लड के थ्रू नहीं, डायरेक्ट एयर एक एक बॉडी सेल तक पहुंचती है। सो दिस हैपेंस इन इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, एंड दिस इज वेरी वेरी एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक एक सेल तक एटमॉस्फेरिक एयर सीधे पहुंचती है। Now fourth is through gills, or we can say filamentous gills. गिल्स हम एनिमल किंगडम में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पतले से फिलामेंट के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पानी में डूबे हुए रहते हैं, और इनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 CO2 का सिंपल डिफ्यूजन से। गिल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स? एक तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, अगर आपको याद हो प्रॉन्स, क्रैब, इन सब में हमने पढ़ा था ब्रैंकियल गिल्स। सो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। देन इफ यू रिमेंबर मोलस्क में इसी तरह से रेस्पिरेशन था। और अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फिशेस गिल्स के थ्रू ही रेस्पायर करती है, और ये हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है। ये वाले जो दोनों हैं स्टूडेंट्स, ये मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। विच वंस? ट्रेकियल एंड गिल्स। ये और ये गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन है, हम उसे लिख लेते हैं एक बार टेबल में, इसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट, सबसे एडवांस्ड फिशेस के बाद जो मेन डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि फिशेस तो एक्वाटिक थी, बट एम्फीबियन से लैंड पे एनिमल्स रहने लग गए हैं, और लैंड पे जब ये रहेंगे तो ये डिसॉल्व वाटर से गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, इन्हें हवा में से, एटमॉस्फेयर से एयर लेनी है, एटमॉस्फेयर से लेनी है, एटमॉस्फेयर में छोड़नी है, एयर में, तो डेवलप हुए लंग्स, विच आर द मोस्ट डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो The next is the lungs, और lungs के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सो the last is the pulmonary respiration. किन किन में होगा? आपको याद है फ्रॉग में हमने पढ़ा था कि फ्रॉग में स्किन तो हमेशा ही वर्क करती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, पर जब वो फ्रॉग लैंड पे होता है तब लंग्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन हो जाएंगे एग्जाम्पल्स में एम्फीबियंस, सारे के सारे रेप्टाइल्स, दे ओनली रेस्पायर बाय लंग्स, देन बर्ड्स दैट इज एविस, एंड ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, their respiratory organ is the lungs. All right, so इस टेबल में से एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको क्विकली पढ़ा है क्योंकि हम सब कुछ डिटेल एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। मोस्ट एफिशिएंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड दीज आर द मोस्ट डेवलप्ड वंस, पल्मोनरी, ब्रैंकियल, क्यूटेनियस, ये सब नाम हमें आने चाहिए। आप इसे लिखिए, देन वी विल टॉक फर्दर। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए।
क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस पर ही गैसेस का एक्सचेंज होगा, चाहे वो लंग्स में हो, चाहे वो गिल्स का हो, बट इट इज एट द रेस्पिरेटरी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, स्किन, इन जहां से भी गैसेस लास्ट में एक्सचेंज हो रही है, फाइनली एक्सचेंज हो रही है, चाहे वो वाटर में के साथ एक्सचेंज हो, चाहे वो ब्लड के साथ एक्सचेंज हो, हायर एनिमल्स में, वो कैसा होना चाहिए, उसके क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होगा। आइडियल मतलब आदर्श रेस्पिरेटरी सरफेस, बेस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस। अब इसको समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर किसी जगह से आप कोई भी एक पार्ट इमेजिन कर लो, अगर वहां से गैसेस का एक्सचेंज होना है तो उसे मोटा होना चाहिए या पतला? पतला, क्योंकि जितना पतला होगा वो थिन होगा, उतना फटाफट गैसेस, उतना कम डिस्टेंस गैसेस को क्रॉस करना पड़ेगा, तो उतनी जल्दी डिफ्यूजन हो जाएगा। सो इट शुड बी थिन, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब क्या वो ड्राई होना चाहिए या मॉइस्ट होना चाहिए? जो गैसेस हैं हम जानते हैं वो लिक्विड मीडियम में डिसॉल्व होकर और फिर डिफ्यूज होती हैं, यानी कि थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, मॉइस्टनेस होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, हमने फ्रॉग में पढ़ा था कि फ्रॉग की स्किन पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, चिपचिपा सब्सटेंस, ताकि फ्रॉग में मेनली स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो स्किन हमेशा गीली रहे, ताकि आराम से गैसेस जो है वो उसमें डिसॉल्व होके डिफ्यूज हो सके। सो रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट। नाउ जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको ब्लड के साथ एक्सचेंज करना है। रेस्पिरेटरी सरफेस से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ब्लड जो CO2 लेकर आया है वो सरफेस पे पहुंचाएगा ताकि वो बाहर रिलीज हो। यानी कि क्या इसके पास खूब सारी ब्लड वेसल्स होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? खूब सारी होनी चाहिए। जितनी सारी ब्लड वेसल्स आएंगी उतना ज्यादा एक्सचेंज होगा, यानी इट शुड बी हाईली वस्कुलर, देयर शुड बी लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई to be present around this surface, so it should be highly vascular। बहुत सिंपल है। So thin, moist, highly vascular। And last but not the least, fourth point, इसका सरफेस एरिया कम होगा कि ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एरिया है, यानी उतनी सारी गैसेस जो है वो डिफ्यूज आउट होंगी। सो लार्जर द सरफेस एरिया बेटर इट इज, सो इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। Alright, so these are the 4 conditions which should be fulfilled by any surface, ताकि हम उसे आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस कह सके। थिन, ताकि जल्दी से क्रॉस हो जाए, मॉइस्ट, ताकि इजीली डिसॉल्व हो जाए, हाईली वस्कुलर, ताकि खूब ब्लड हो जिसके थ्रू एक्सचेंज हो जाए, और लार्ज सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया उतने ज्यादा क्वांटिटी में गैसेस का एक्सचेंज। अगर स्टूडेंट्स हम ह्यूमंस की बात करें, क्योंकि हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही डिटेल में पढ़ना है, so if we talk about humans, let us see what is the ideal respiratory surface area। अब स्किन तो हमारे पास भी है, इट इज आवर लार्जेस्ट ऑर्गन कवरिंग ऑल द बॉडी, तो स्किन के थ्रू डेफिनेटली हमारे में भी कुछ गैसेस एक्सचेंज होता है, हम सब जानते हैं। बट मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? हमारा लंग्स। तो ऐसा क्यों है? क्यों लंग्स हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? क्यों हम स्किन के थ्रू ही नहीं कर सकते लाइक फ्रॉग? लेट अस सी। अगर हम स्किन की बात करें ह्यूमंस में, हमारी स्किन जो है, आप मुझे बताइएगा, हम एनिमल टिश्यू पढ़ चुके हैं, ये सोचिएगा, याद करिएगा कि ये सिंगल लेयर्ड होती है या मल्टीपल लेयर्ड एपिथेलियम है? इट इज मल्टी लेयर्ड। इफ यू रिमेंबर, इट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी स्किन कंपैरेटिवली कैसी है? थिकर। इट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम।
क्योंकि इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, प्लस इसको वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना है। हम लोग एक्वाटिक नहीं है, हम लैंड पे रहते हैं। अगर इतना सारा पानी का लॉस हो गया, पतली सी स्किन हुई, सारा वाटर का लॉस हो गया, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो वाटर लॉस बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने हमारी स्किन को थिक कर दिया है। नाउ सेकेंड, मॉइस्ट होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि स्किन पे हमारे स्वेट ग्लैंड, सीबम ग्लैंड हम जानते हैं, तो हमारी स्किन में एक नमी होती है। नाउ स्किन में भी ब्लड सप्लाई होती है, बट अगर हम सरफेस एरिया की बात करें स्किन के, सरफेस एरिया मतलब स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी पूरी बॉडी की स्किन को छील कर और एक साथ बिछा दें तो कितना एरिया कवर होगा? 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर। This is the surface area of human skin. Let us compare these with the lungs. Now, lungs जो है स्टूडेंट्स ह्यूमंस में, लंग में भी पर्टिकुलरली जो एक्सचेंज होता है, यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो लंग की सबसे छोटी यूनिट यानी एल्विलाई के थ्रू होता है। दिस इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो जहां से एक्चुअली एक्सचेंज होगा। तो हम जब लंग की बात कर रहे हैं, यानी हम एल्विलाई की बात कर रहे हैं। अब एल्विलाई जो होता है, वापस अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि लंग एल्विलाई में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मिलती है, यानी एल्विलाई की जो थिकनेस है वो स्किन के कंपैरिजन में बहुत कम है। सो इट इज थिन, एंड व्हाई इट इज थिन? बिकॉज इट हैज सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये मल्टीपल लेयर्स की, सिंगल लेयर की, तो ऑटोमेटिकली ये कैसा हो गया? काफी पतली है ये। सेकेंड, ये भी मॉइस्ट है, बिल्कुल है। ये भी हाईली वस्कुलर है, हम पढ़ेंगे बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है एल्विलाई के पास। एंड लेट अस टॉक अबाउट द सरफेस एरिया नाउ। सरफेस एरिया की अगर यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये भी वस्कुलर है। सरफेस एरिया यानी अगर हम जितने भी एल्विलाई हैं, दोनों लंग्स में टोटल मिलाकर 600 मिलियन एल्विलाई होते हैं। अगर हम इन सारे एल्विलाई को, ये गोल सा स्ट्रक्चर होता है थैली जैसा, अगर हम इसे खोल दें, ऐसी सारे 600 मिलियन एल्विलाई खोल दें और एक साथ बिछा दें तो एक टेनिस कोर्ट बन जाएगा। इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द फुल टेनिस कोर्ट अगर हम दोनों लंग्स की बात करें। सो दैट मीन्स एरिया इज अराउंड 80 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब अगर हम कंपेयर करें आइडियल सरफेस एरिया से, तो एल्विलाई थिनर है, ये थिकर है, तो दे आर मोर अप्रोप्रिएट। और सरफेस एरिया में तो जमीन आसमान का अंतर है, ये सिर्फ 2 मीटर स्क्वायर है और ये 80 मीटर स्क्वायर है, 40 टाइम्स मोर। सो डेफिनेटली लंग्स आर द बेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर अस। ये सबसे बढ़िया रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सो दीज आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। सो आप इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द human respiratory system in detail. Please note this down. So now students, this is the basic about respiration कि respiration क्या होता है, actually oxidation हो रहा है, respiration में कौन कौन से process involved है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का बेसिक्स हमने देखा और आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस पढ़ा और वेरियस एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बेसिक्स पढ़े। नाउ वी विल बिगिन विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपके कोर्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी ही हम पढ़ रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमारा एम, इस पूरे सिस्टम का एम है कि ये ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचा दे ताकि वहां पर जो ग्लूकोज आ रहा है एब्जॉर्ब्ड होकर इंटेस्टाइन से, उसका ऑक्सीडेशन हो और एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस हो। ये इसका मेन एम है, नंबर 1। नंबर 2, इस सिस्टम का एम है कि जो एक्टिविटी जब सेल कर रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है, CO2 इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, तो इस CO2 को वापस लंग्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए ताकि ये CO2 जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज कर ले। ये हमारा मेन एम है सिस्टम का।
So now let us see what is happening in the system. हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जैसा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में किया था, और स्ट्रक्चर के बाद बहुत इजी हो जाएगा इसकी फंक्शनिंग को समझना। आइए देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्टूडेंट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो कैनाल पूरी, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहां पे भी दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से? नंबर वन इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके थ्रू एयर पास होगी, और एयर पास होके कहां जाएगी? एयर जाएगी लंग्स में, क्योंकि लंग्स के अंदर ही एल्व्यूलाई है, हमने अभी अभी देखा, और वहीं पे उस मतलब एल्व्यूलस और ब्लड के बीच में ही एक्सचेंज होना है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फाइनली एयर को कहां लेके जाएगा? लंग्स में। सो दीज आर द टू मेन पार्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स। अगर हम एक सिंपल सी बात करें जो हम सब जानते हैं, सबसे पहले जो एयर है वो ये दो जो हमारे बाहर नाक के छेद है, नॉस्ट्रल्स, कौन से नॉस्ट्रल्स? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, यहां से एंटर होगी। सो पहला पार्ट हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर से ये जो एयर है ये जाएगी जो दोनों छेद के पीछे नाक की कैविटी है, जिसे कहते हैं नेजल चेम्बर। हम पढ़ेंगे एक एक पार्ट डिटेल में। नेजल चेम्बर जो है ये जाकर खुलेंगे, अंदर की तरफ दो छेद हैं, दैट इज इंटरनल नेयर। सो दिस विल ओपन इनटू इंटरनल नॉस्ट्रल्स और इंटरनल नेयर्स। एंड हम ऑलरेडी फैरिंग्स डिटेल में पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और हमें पता है कि इंटरनल नेयर्स जो हैं वो खुलते हैं नेजोफैरिंग्स पार्ट में। सो यहां से एयर पहुंचेगी नेजोफैरिंग्स में। नेजोफैरिंग्स के बाद में वो एयर लैरिंगोफैरिंग्स में जाएगी। आपको याद है एक ओरोफैरिंग्स था जहां पे फूड आता है, और लैरिंगोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स। नेजोफैरिंग्स में एयर होती है और लैरिंगोफैरिंग्स में फिर ओरोफैरिंग्स और नेजोफैरिंग्स दोनों आके खुलते हैं, यानी फूड भी आता है और एयर भी आती है। इसीलिए फैरिंग्स को हमने कॉमन पैसेज और कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर बोथ कहा था। अब ये जो लैरिंगोफैरिंग्स है स्टूडेंट्स, ये जो इसमें दो ओपनिंग्स हैं, एक तो गलेट जो ईसोफेगस फूड पाइप में खुलती है, हमने देखा था कैसे फूड एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, और एक तरफ है ट्रेकिया विंड पाइप। पर विंड पाइप के ऊपर वॉइस बॉक्स होता है जिसे लैरिंग्स कहते हैं, इसीलिए इसको लैरिंगोफैरिंग्स नाम दिया है, यहीं से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो लैरिंगोफैरिंग्स जो है स्टूडेंट्स ये एंटर करेगा लैरिंग्स में, और जब ये लैरिंग्स में एंटर करेगा तो एक यहां पर भी एंट्री पर एक होल होगा, एक छेद होगा, जिसे कहते हैं ग्लॉटिस। जैसे ईसोफेगस की ओपनिंग पे भी एक जो ओपनिंग थी उसे हमने कहा था गलेट, लैरिंग्स की ओपनिंग को हम कहेंगे ग्लॉटिस। नाउ ये जो लैरिंग्स है यहां से एयर आगे जाएगी विंड पाइप में, जिसे कहेंगे ट्रेकिया। हम पढ़ेंगे सबको डिटेल में। ट्रेकिया से एयर और नीचे जाएगी, ट्रेकिया डिवाइड होगा और दोनों लंग्स के अंदर एंटर होगा। उन डिविजन्स को कहते हैं ब्रोंकाई। सो ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू ब्रोंकियल ट्री, दो ब्रोंकस, फिर वो दो और डिवाइड, फिर और डिवाइड, फिर और डिवाइड, तो बनेगा ब्रोंकियल ट्री। क्या क्या कहते हैं हम सब पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली रेस्पिरेटरी ट्री, यानी जहां से एक्चुअली एक्सचेंज होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? लास्ट पार्ट इसका क्या होगा? एल्व्यूलस। हम पढ़ेंगे। और एल्व्यूलस के पास ब्लड वेसल्स है, तो यहां से फिर गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। सो दिस इज अ मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मोटा मोटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसकी एक एक की डिटेल्स और लंग्स का स्ट्रक्चर हम अब पढ़ेंगे। सो आप इसको नोट डाउन करिए, देन वी विल सी मोर। So now students, let us begin one by one with all the important parts of the human respiratory system. हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल लेयर्स की। एक्सटर्नल लेयर्स के बारे में लिखने को कुछ भी नहीं है, ये दो छेद हैं, दे आर टू ओपनिंग्स जो लिप, अपर लिप के ऊपर और फ्रंट की तरफ हैं।
So let us begin with respiratory tract. और इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल नेयर्स, जहां से एयर एंटर करेगी। एक्सटर्नल नेयर्स क्या है? एक्सटर्नल नेयर्स वन पेयर है एंटीरियरली अबव अपर लिप, ये वाले जो दोनों छेद है, होल्स हैं, और इनके थ्रू एयर अंदर एंटर करेगी। सो एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स इनसाइड बॉडी, और बॉडी में भी सबसे पहले कहाँ जा रही है? नोज में जा रही है। सो इट इज एंटरिंग इनसाइड द बॉडी थ्रू दीज नेयर्स। किस तरह से होगा इसका डायग्राम स्टूडेंट्स? ये हम वही डायग्राम बना रहे हैं जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बनाया था, बट वहां पर हमारा फोकस था माउथ, जिसके थ्रू फूड एंटर कर रहा है। यहां पर ये जो छेद है, दिस इज द एक्सटर्नल नेयर, और इसके थ्रू एयर अंदर एंटर कर रही है बॉडी के अंदर। अब अगर स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम याद हो, तो जो बक्कल कैविटी है, यहां पर हमने टंग बनाई थी इस तरह से, और ऊपर इस तरह से पैलेट था, हार्ड पैलेट, फिर सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट के नीचे लटक रहा था यूविला। ठीक है, और इसे हमने नेजल कैविटी बनाया था इस तरह से। ऑलराइट, नाउ इसको इस तरह से बना देते हैं। अब यहां से एयर आई अंदर, अब ये नेजल कैविटी में जाएगी, ये नेजल चेंबर है, और ये आखिरी में ये जो छेद होगा, दिस इज इंटरनल नेयर्स। और इंटरनल नेयर्स जिस पार्ट ऑफ फेरिंग्स में खुल रहे हैं, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट, दिस इज द नेसोफैरिंग्स। वी नो, हम पढ़ चुके हैं। और फिर ये नेसोफैरिंग्स फाइनली, ये ओरोफैरिंग्स है, यहाँ से फूड आ रहा है, यहाँ से एयर आ रही है, और फिर ये लैरिंगोफैरिंग्स है, यहाँ पे दो इस तरह से, एक विंड पाइप है, ये फूड पाइप है, ये विंड पाइप की ओपनिंग है, दैट इज ग्लॉटिस। ऑलराइट, हम पढ़ेंगे पहले लैरिंग्स आएगा, और लैरिंग्स के नीचे फिर ट्रेकिया होगा। So let me label this, इसको मैं ऐसे कवर कर देती हूँ ताकि डिफरेंस कर सकें हम। सो दिस इज लैरिंग्स, ये है विंड पाइप, दैट इज ट्रेकिया। ये जो पोर्शन है ये पूरा, दिस इज लैरिंगोफैरिंग्स। थर्ड पार्ट ऑफ फैरिंग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है यूविला। मैं इसको एक बार वापस लेबल कर देती हूं। नाउ व्हाट हैपेंस? एक्सटर्नल एयर के थ्रू एयर अंदर गई। एयर जब अंदर गई तो ये जो पार्ट है, दिस इज द नेजल चेंबर। नाउ व्हाट विल हैपन? ये पहला पार्ट है एक्सटर्नल लेयर्स एंड देन नेजल चेंबर। नाउ व्हाट विल हैपन? लेट अस सी द सेकंड पार्ट, नेजल चेंबर। कितने नेजल चेंबर होंगे स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में? दो एक्सटर्नल लेयर्स हैं, तो एक इधर का चेंबर, एक इधर का चेंबर। इस डायग्राम में एक ही दिख रहा है क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं, तो एक ही चेंबर दिख रहा है। और इन दोनों के बीच में ये जो है पूरा अंदर तक एक पार्टीशन, एक ब्रिज पार्टीशन, इस पार्टीशन को कहते हैं नेजल सेप्टम। सो हाउ मेनी नेजल चेंबर्स आर देयर? दिस इज ऑल्सो 2 और 1 पेयर। एंड किससे सेपरेटेड है ये? दे आर सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। ये वो खोखली जगह है, खाली हॉलो कैविटी, जिसके थ्रू एयर इंटरनल लेयर्स के थ्रू फैरिंग्स में पहुंचेगी ताकि वो फाइनली विंड पाइप तक पहुंच सके और लंग्स तक पहुंच सके। अब ये जो नेजल चेंबर है स्टूडेंट्स, फ्रंट में इसके एक्सटर्नल लेयर्स है, बैक में इसके इंटरनल लेयर्स है, बीच में पूरी खोखली जगह है। इसके और इसके सेंटर में, बीच वाले में नेजल सेप्टम है। अब ये जो साइड की वॉल्स हैं, लेटरल वॉल्स, इन्हें कहेंगे लेटरल वॉल्स। ठीक है, ये मिडिल वॉल है कॉमन, और ये दोनों लेटरल वॉल्स हैं। नाउ ये नेजल चेंबर को
स्टडी के कन्वीनियंस के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो दिस हैज 3 पार्ट्स. लेट अस सी व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स. नंबर 1, फर्स्ट पार्ट को कहते हैं स्टूडेंट्स वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूलर पार्ट. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. हमारी नाक में ये छेद है नॉस्ट्रिल, इसके ठीक पीछे थोड़े थोड़े से बाल होते हैं, छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं और म्यूकस चिपचिपा स्लाइमी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है. ये जो छोटा सा आगे वाला पार्ट है इधर, दिस जहां पे छोटे छोटे बाल हैं और म्यूकस होंगे, इस पार्ट को कहते हैं स्टूडेंट्स वेस्टिब्यूल. सो दिस इज वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूलर पार्ट. क्या क्या है इसमें? it is the small anterior part, सबसे आगे का छोटा सा पार्ट. इसमें एक तो हेयर्स है प्लस इसमें ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सीबम, चिपचिपा मटेरियल. नाउ दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछते हैं. अब इसका क्या काम है? जब आप एयर अंदर ले रहे हैं तो उस एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो जैसे ही वो एयर, इसका काम है कि लंग्स तक एकदम प्योर एयर पहुंचे, ये डस्ट वगैरह नहीं पहुंचे, इन्फेक्शन नहीं हो, तो ये जब, और प्लस फ्रिक्शन नहीं हो, तो जब ये एयर अंदर आएगी तो ये जो हेयर्स हैं और प्लस ये जो चिपचिपा म्यूकसी सब्सटेंस है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, अटक जाएंगे, उलझ जाएंगे और एयर जो है प्रॉपर प्योर एयर वो अंदर चली जाएगी. सो यानी कि ये एयर को फिल्टर कर रहे हैं. जैसे फिल्टर में होता है जो मिट्टी के कण है वो ऊपर रह जाते हैं और साफ पानी नीचे फिल्टर हो जाता है, उसी तरह से ये भी क्या कर रहे हैं? इसका फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, filtration of air is the function. This is the function. Now, which is the second part? Second part जो है स्टूडेंट उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट. क्या मतलब है इस पार्ट का? आइए देखें. रेस्पिरेटरी पार्ट जो है स्टूडेंट्स, ये जो मेन पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज रेस्पिरेटरी पार्ट. अब इस रेस्पिरेटरी पार्ट जो है ये पूरा का पूरा, इसमें एक तो एपिथेलियम कैसी होती है अपने को वो पता होना चाहिए. इसमें जो एपिथेलियम है वो है, रटा होना चाहिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. दे आर लाइंड बाय सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड, यानी इसमें सीलिया होंगे, कॉलमनार यानी कॉलम जैसे सेल्स हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड्स हैं यानी यहां भी म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है. लेट मी राइट, म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स. ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, इसे शॉर्ट में लिखते हैं PS, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. इस तरह की एपिथेलियम यहां पर प्रेजेंट है. ऑलराइट, अब इस पार्ट के बारे में अभी हम थोड़ी सी देर में, चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं इसको. अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पार्ट में जो एयर अंदर आई, ये एयर अंदर आई, अगर ये सेंटर में तो नेजल सेप्टम है, हम साइड की बात कर रहे हैं, मेन कैविटी की. साइड में क्या होता है? छोटी छोटी हड्डियों के, बोन के उभार होते हैं. और वो उभार कैसे होते हैं? वो ऐसे सीधे नहीं है. आपने देखा है जो कोई जासूस या दूत आता है, आपने मूवीज में या सीरियल्स में देखा होगा, तो वो एक ऐसे रोल करके लाता है पेपर और फिर वो उसको ऐसे सूची पत्र को खोलते हैं और सब पढ़ते हैं. तो इस तरह से वो जो बोन है वो ऐसे स्क्रॉल टाइप में है. स्क्रॉल टाइप में होने से क्या होता है? 3 हड्डियां हैं. मैं इसको ड्रॉ करती हूं पहले यहां पर. जैसे एक ये बोन है, एक ये बोन है और एक ये बोन है. ये लेटरल साइड में 3 हड्डियां. इन बोन के प्रोजेक्शंस को, उभार को कहते हैं कॉन्की. सो दीज आर द कॉन्की. एक तरफ 3, दूसरी तरफ भी 3. सो दीज आर कॉन्की, और टर्बिनेट्स भी कहते हैं इनको. 3 है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर. और जब ये उभार आए तो बीच में जो खाली जगह है, ये जो स्पेस बन रहा है कैविटी जैसा, ये इस स्पेस को कहते हैं स्टूडेंट्स मियाटस. वही सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर मियाटस. क्या होगा? अब एयर अंदर गई,
आई एम सॉरी, मैंने इसको माउथ कैविटी में बना दिया। दिस इज अ ब्लंडर, ऐसा नहीं करना आप भी। चलिए हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये पैलेट है, ऑलराइट, ये कॉर्न के ऊपर बनेंगे। सो दिस इज वन सुपीरियर, देन मिडिल एंड देन इंफीरियर। ये जो स्पेस है बीच का, ये मियाटस हो गया, और ये तीनों जो है ये कॉन्की हो गए। नाउ एयर अंदर गई, अंदर जाने के बाद एयर जो है अब घूमती हुई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरह का पैसेज है, तो यूं फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। सो एयर जो है उसको लंबा पैसेज मिल रहा है, ज्यादा देर तक एयर नेजल कैविटी में रह पा रही है क्योंकि ये घुमावदार हड्डियां हैं, और इसलिए जब एयर ज्यादा देर तक वहां पर रहेगी, जैसे सिंपल सी बात है, एक रोड आप सीधी बना दो और एक आप रोड इस तरह से बनाइए, तो ज्यादा एरिया क्रॉस करने को मिलेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो एयर ज्यादा देर तक नेजल चेंबर के अंदर है। जब ज्यादा देर तक नेजल चेंबर के अंदर है, इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि अगर बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत गर्म हवा थी तो वो उतनी देर में कूल डाउन हो जाएगी। कैसे कूल डाउन हो जाएगी? क्योंकि ये सेल्स ग्लैंड्यूलर सेल्स है, और ग्लैंड्यूलर सेल्स यानी म्यूकस है, म्यूकस इवेपोरेट होगा तो ठंडक आएगी, कूल डाउन करेगा वो किसको? एयर को। तो एयर हमारी बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी। और ये पार्ट में ब्लड वेसल्स भी बहुत सारी होती हैं। तो अगर हमने बहुत ठंडी एयर ली है, बाहर सर्दियों का टाइम है, कोल्ड एयर इनहेल करी है, तो क्योंकि वो लंबे टाइम तक नेजल चेंबर के अंदर है, इस पार्ट के अंदर है, घूम रही है ऐसे ऐसे हवा, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो हीट प्रोवाइड कर देगा और इस एयर को गर्म करके बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर तक ले आएगा। यानी कि एक तरह से ये एयर कंडीशनर एसी का काम कर रहा है। जैसे सेम एसी में भी यही होता है, बाहर ठंडा हो या गर्म हो, एसी हमारे रूम टेम्परेचर को जो भी 27, 17 जो भी आपने सेट किया है उस पर ले आता है। सो इसमें इट इज हाईली वस्क्यूलर, बहुत ब्लड सप्लाई बहुत रिच है। और इसका मेन रोल क्या है अभी अपन लिख लेंगे इन कॉन्के के बारे में। इसका मेन काम है कि ये एयर कंडीशनर की तरह काम कर रहा है। नाउ लेट अस सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑल्फैक्टरी पार्ट। नाम से ही समझ आ रहा है, हम पढ़ चुके हैं ऑल्फैक्टरी मतलब ये स्मेल से रिलेटेड काम करेगा। नाउ ये सेंसरी पार्ट है, ये इधर रहता है स्टूडेंट्स, इस एरिया में अपर साइड पे ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज द ऑल्फैक्टरी पार्ट। ऑलराइट, सो वेयर इट इज प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी पार्ट? इट इज प्रेजेंट एट रूफ ऑफ नेजल चेंबर। इसमें एक तो सेंसरी सेल्स हैं जो स्मेल को पहचान सकते हैं, सो दे हैव सेंसरी हेयर सेल्स जो कनेक्टेड है ब्रेन से स्मेल के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इनमें भी म्यूकस प्रोड्यूस होता है, सो दे हैव म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स। नाउ इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, इसका फंक्शन क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्या होता है जब भी कोई खुशबू, कोई सुगंध हवा के साथ, एयर के साथ अंदर आई नेजल चेंबर में, अगर वो ऑल्फैक्टरी पार्ट तक नहीं पहुंचेगी तो हमें उसकी खुशबू, बदबू, जो भी स्मेल है उसको हम नहीं पहचान पाएंगे, वो हमें नहीं आएगी। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को टच करना ही करना है, इसलिए सबसे ऊपर पार्ट रखा गया है नेचर ने। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो हेयर सेल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए खूब सारा म्यूकस प्रोड्यूस होता है और वो म्यूकस इन हेयर सेल्स को ढक के रखता है। जब जो भी एयर उस खुशबू को लेकर, उस स्मेल को लेकर इस पार्ट को टच करती है तो उससे पहले उस म्यूकस में डिसॉल्व होना पड़ता है, तब वो हेयर सेल तक जाती है और फिर हेयर सेल ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचा के पता लगाते हैं कौन सी स्मेल है। नाउ कॉमन कोल्ड के टाइम क्या होता है? जब सर्दी जुकाम हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा जब कोल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है, तो हमें हमारा सेंस ऑफ स्मेल रिड्यूस हो जाता है, हमें खुशबू नहीं आती उतने अच्छे से, या स्मेल, बदबू, खुशबू जो भी है। उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि उस समय पे म्यूकस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ये जो हेयर सेल्स हैं इनके ऊपर बहुत थिक लेयर जम जाती है म्यूकस की। इतनी थिक लेयर है कि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो हेयर सेल्स तक ठीक से पहुंच नहीं पाते और इसीलिए हमें स्मेल
का सेंस रिड्यूस हो जाता है. सो olfactory part is present at the roof. It has sensory hair cells and it has mucus producing goblet cells. इसकी जो लाइनिंग है एपिथेलियम स्टूडेंट्स उसे कहते हैं, मैं इसको यहां लिख देती हूं, इट इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निडेरियन मेम्ब्रेन. निडेरियन मेम्ब्रेन, इसमें SCH जो है ये साइलेंट है. निडेरियन मेम्ब्रेन और olfactory epithelium. ऑलराइट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज निडेरियन मेम्ब्रेन? निडेरियन मेम्ब्रेन मतलब olfactory epithelium जो स्मेल को सेंस कर रही है उसे ही निडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं. सो आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम इसके रेस्पिरेटरी पार्ट जो कॉन्का है उसके बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे. So now let us just write down about this respiratory part जो हमने अभी समझा था. Respiratory part of nasal chamber, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. कंटिन्यूस. अभी मैंने बताया था आपको ये लेटरल वॉल बना रहा है. जो इसकी लेटरल वॉल्स है, सॉरी पूरा मेन पार्ट है ये, इसकी जो लेटरल वॉल्स है यहाँ पे 3 बोनी प्रोजेक्शंस हैं. सो there are 3 bony projections in its lateral wall. सेंटर में तो नेजल सेप्टम है, आगे पीछे नेयर्स हैं. सो लेटरल वॉल याद रखना बहुत सिंपल है. लेटरल वॉल 3, दिस इज इन 1 रेस्पिरेटरी पार्ट, यानी टोटल कितने 6 बोन्स का बना है. टोटल 6 bony projections in both nasal chambers. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया. एक नेजल चेंबर में 3 है. इन्हें क्या कहते हैं? दे आर नोन एज कॉन्की. कॉन का सिंगल हो गया और कॉन्की प्लूरल हो गया, और टर्बिनेट्स. So question आता है what is conky? Conky is the bony projection present in the respiratory part. Conky, very important. और ये bony projection कैसा है स्टूडेंट्स? ये सूची पत्र की तरह, जैसा मैंने आपको बताया. So it is scroll like. Now what happens? It increases the passage of air. Passage of air लंबा कर देगा और स्पाइरल बना देगा. जैसे ये एक कौन का है, ये दूसरा कौन का है, ये तीसरा कौन का है. सपोज दिस इज सुपीरियर कौन का कहेंगे, सिंगल है. दिस इज मिडिल एंड दिस इज इंफीरियर कौन का. नाउ ये जो बीच की जगह है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये खाली स्पेस जो है, दिस इज कॉल्ड मियाटस. सो दीज आर द मियाटस. तो अब हवा जो सीधी निकल जाती है वो सीधी ना जाकर कैसे जाएगी? जैसे यहां से एयर आ रही है, ये ऐसे जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो घूमती हुई जा रही है. यानी ये पैसेज जो है क्या हो गया है? लंबा हो गया है. ऑलराइट, now what happens? Let us see. It increases the passage of air or it lengthens the passage of air. इस कारण से ये क्या करेगा? It works as air conditioner. Now this is very very important. Which part acts as the air conditioner of nose? या तो रेस्पिरेटरी पार्ट का नाम दिया होगा, या ऑप्शन में कॉन्की एंड टर्बिनेट दिया होगा. सो दिस इज एक्टिंग एज द एयर कंडीशनर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. अब वो 3 बोन्स के नाम और लिख लेते हैं. 3 बोन्स कौन कौन सी हैं जो फॉर्म कर रही हैं कॉन्के को? 3 बोन्स फॉर्मिंग कॉन्के. इसके नाम याद रखना बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. मेन से आप याद रख सकते हो, 3 है. मैक्सिला बोन,
ethmoid bone and nasal bone. एक्चुअली सबसे ऊपर वाली नेजल होती है, फिर मैक्सिला, फिर इथमॉइड. बट हम याद रखने के लिए, क्योंकि सीरियल ऑर्डर नहीं पूछते हैं, हम मेन से याद रख सकते हैं. मेन. Alright, so these are the three bones which forms the concha and they lengthens the respiratory passage and hence they act as the air conditioner of the nose. So students, हमने देखा कि किस तरह से एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर आएगी. सबसे पहले वेस्टिबुलर पार्ट होगा, वहां पे हेयर है, म्यूकस है, तो एयर का फिल्टरेशन हो जाएगा, यानी डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएंगे. फिर वो एयर पहुंचेगी मेन बड़े पार्ट में, रेस्पिरेटरी पार्ट में, घूमती हुई जाएगी इन कॉन्की मियाटस के थ्रू, और इस दौरान उसका एयर कंडीशनिंग हो जाएगी. अगर वो वार्म एयर है तो कूल डाउन हो जाएगी, कोल्ड एयर है तो वार्म अप हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर सेट हो जाएगा, ताकि जब वो इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी में जाए तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो. और सबसे ऊपर वो एयर जब टच करेगी तो अगर उसमें कोई स्मेल है तो वो स्मेल भी हमें सेंस हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस निडेरियन मेम्ब्रेन और द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट. नाउ the third part will be internal nares. So nasal chamber जो है वो finally ये भी one pair होंगे, दोनों तरफ से एक एक. So internal nares is also one pair. और ये किस में ओपन करेंगे स्टूडेंट्स? ये ओपन करेंगे nasopharynx में. So they opens into nasopharynx. nasopharynx हम पढ़ चुके हैं. Now एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था. जब हम खाना निगलते हैं, व्हेन वी स्वैलो द फूड, डेग्लूटेशन करते हैं, तो हमें पता है कि वो फूड कहीं नेजल चेंबर में ना चला जाए, तो जो यूविला है, सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन, वो एक ढक्कन की तरह काम करके इंटरनल लेयर को क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड है वो सीधे ईसोफेगस में नीचे जाए, ऊपर नेजल चेंबर में ना जाए. हम ये ऑलरेडी डिटेल में लिख चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम यहाँ सिर्फ उसको मेंशन कर देते हैं. सो uvula closes them during deglutition. मैं डिटेल्स नहीं लिख रही हूं, हम इसकी डिटेल्स ऑलरेडी लिख चुके हैं. during deglutition, this is important. अब एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होती हुई, चेंबर से होती हुई फिल्टर हो चुकी है, ह्यूमिडिफाई हो चुकी है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ चुकी है, इंटरनल लेयर्स तक पहुंची, इंटरनल लेयर से नेजोफैरिंग्स में एंटर कर गई है. नेजोफैरिंग्स हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने फैरिंग्स पार्ट पढ़ा था. इट इज लाइंड विद सूडो स्ट्रैटिफाइड, सेम सूडो स्ट्रैटिफाइड, सिलिएटेड, कॉलमनार, ग्लैंड्यूलर, एपिथेलियम. यहां से एयर पहुंचेगी लैरिंगोफैरिंग्स में. लैरिंगोफैरिंग्स भी हम पढ़ चुके हैं, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ पार्ट है, जिसमें दो ओपनिंग्स हैं, एक फूड पाइप के लिए, एक विंड पाइप के लिए. देन ये एयर जो है दिस विल गो इनटू द लैरिंग्स. ऑलराइट, सो यहां से शुरू किया हमने, ये लेकर गए एयर, ये एयर घूमती हुई इंटरनल लेयर्स के थ्रू नेजोफैरिंग्स में पहुंची, नेजोफैरिंग्स से लैरिंगोफैरिंग्स में पहुंची. अब लैरिंगोफैरिंग्स के बाद ये इस होल ग्लॉटिस के थ्रू लैरिंग्स में आएगी. सो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द अदर स्ट्रक्चर्स दैट इज लैरिंग्स, ट्रेकिया, एक्सेट्रा. सो टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.